सड़कें खुदी हुई थी, पुलिस लगी हुई थी, वाटर कैनन इस्तेमाल हो रहा था, लाठी इस्तेमाल हो रहे थे, हर तरीके से रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो तूफान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गया। वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई इतना बड़ा विजय जुलूस निकला हो। ये एक आंदोलन हिंदुस्तान की फिजाओं में घुल जाएगा। आपको हर जगह उसकी परिणति जो है इस तानाशाही सरकार और पार्टी के विदाई के रूप में मिलेगी। कुत्ते परेशान हैं, रो रहे हैं। इतना एका तो मनुष्य का जानवर से हो गया। बुड्ढे रो रो के भी दौड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान की आदम प्रवृत्ति अच्छाई की है, भलाई की है। ये नफरत फैलाने वाले तो बाहर से आके अपने मकसद के लिए लड़ा के फैला रहे हैं। तो मैंने पहली बार इतने शुद्ध रूप में मोहब्बत देखी। मोहब्बत इमोशंस कंट्रोल करने में पावर है। अब मैं कोई मोदी जी तो हूँ नहीं तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूँ। जब तक सेठ के पेट पे लात नहीं पड़ेगी प्रधानमंत्री सुनेगा क्यों? क्योंकि देखो सीलोज बन चुके, रेलवे लाइन बिक चुकी, इन्वेस्टमेंट हो चुका, कंपनी बन चुकी, सब कुछ हो चुका। अब कानून तो फॉर्मेलिटी रह गया था कि डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं किया, डेमोक्रेसी को बचा लिया है। अभी तो भारत माता जो है आईसीयू से जनरल वार्ड में आ गई हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन जिस दिन स्वस्थ होंगी उस दिन का दिन अलग होगा। तो अभी तो जो है बचा लिया। हेमा मालिनी कानूनों के बारे में, कृषि कानूनों के बारे में कैसे क्या जाने, और निर्लजता की पराकाष्ठा यह है कि वो किसानों को समझाने आती है कि सरकार के ये कानून आपके फायदे में हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहे। उन्हें किसानों के संघर्ष का, उनकी मौत का, उनके बलिदान का कोई अफसोस सा ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है उन्होंने कोई चीज अचीव कर ली, तो वो हो सकती है उनकी पर्सनल अचीवमेंट हो जिसपे वो गदगद होते हो। नहीं, मोर्चा कहीं नहीं जा रहा। मोर्चा आप जानते हैं जहाँ दो सेनाएं टकराती हैं। आपने राजनीति में भी सुना होगा, एनडीए, यूपीए, तीसरा मोर्चा। ये फाइनल फ्रंट था, आखिरी मोर्चा जनता का। और इसने जो है दिल्ली में बैठी पूंजीवादी ताकतों को पीछे धकेल दिया। और विजय हालांकि पूर्ण नहीं है, लेकिन विजय के रास्ते की तरफ, मंजिल की तरफ एक बड़ा कदम उठा दिया। तो बाकी 22 और 24 में ये पूर्ण विजय कर लेंगे। आधा अधूरा लेके जा रहे थे। नहीं, वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत ये समझ लिए काम आधा पूरा हो गया आपका। तो हमने वेल बिगिन तो कर दिया, अच्छा धक्का हम दिया है। ये तानाशाह सरकार जो ये कहती थी, जो संवेदनहीन थी, जिसे मृत्यु से भी लोगों की फर्क नहीं पड़ रहा था, उनके मंत्री के लड़के ने, ड्राइवर ने बन के कार चढ़ा दी, लोगों को कुचल दिया, तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा। ऐसी सरकार को अगर उन्होंने धकेल दिया पीछे तो ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन जितने खुश हरियाणा के किसान जा रहे हैं बॉर्डर से, आप लोग नहीं जा रहे थे। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, जब पंजाब उठकर आया था पिछले साल तो क्या हालात थे इन दिनों में। सड़कें खुदी हुई थी, पुलिस लगी हुई थी, वाटर कैनन इस्तेमाल हो रहा था, लाठी इस्तेमाल हो रहे थे, हर तरीके से रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो तूफान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गया। और इस बार जब वो जीत कर चले तो आपने देखा होगा कि ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई इतना बड़ा विजय जुलूस निकला हो पंजाब तक। तो क्या उनके लिए पूरा हो गया काम? नहीं, वो हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, उनके एक्सप्रेशन का तरीका दूसरा है। आप तो जानते हैं सिख जो हैं वो मेहनत भी जम के करते हैं और जश्न भी जम के मनाते हैं, लड़ते भी जम के। और हम लोग थोड़े से माइल्ड हैं। उनका काम पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी तो किसान का नहीं हुआ। ये आवाज़ देखिए, अभी आप एक साहब से पूछे तो वो कह रहे थे सब बटे बटे हैं, आदिवासी अलग बटे हुए हैं, दलित अलग बटे हुए हैं, बेरोजगार अलग बटे हुए हैं। ये सब एक साथ क्यों नहीं आ जाते? संवाद की कमी है। मेरा मानना ये है कि एक सशक्त केंद्र की, एक सशक्त मजबूत आवाज़ की कमी थी। अगर कितनी भी अच्छी बात, सच्ची बात राहुल गांधी बोले तो ये हो जाता था कि ये तो पप्पू तो कांग्रेस का है। जो भी नेता बोलता था वो किसी ना किसी पार्टी को जाता था और कोई राष्ट्रीय स्तर पे इतना मजबूत हो नहीं पाया था। लेकिन इस आंदोलन ने राकेश टिकैत के रूप में एक आवाज़ ऐसी दे दी है कि जिसके साथ सब अपनी आवाज़ मिलाएंगे। और आप आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में ही देखेंगे कि ये एक आंदोलन हिंदुस्तान की फिजाओं में घुल जाएगा। आपको हर जगह उसकी परिणति जो है इस तानाशाही सरकार और पार्टी के विदाई के रूप में मिलेगी। वकील साहब, आपने इस पिछले इस आंदोलन में हर रंग देखा है, क्या सीखा इस आंदोलन से?
शून्य हो गया। पिछले 2 दिन से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे कुत्ते परेशान हैं, रो रहे हैं। इतना एका तो मनुष्य का जानवर से हो गया। बुड्ढे रो रो के भी दौड़ रहे हैं। तो मेरा जो फेथ है कि हिंदुस्तान की आदम प्रवृत्ति अच्छाई की है, भलाई की है। ये नफरत फैलाने वाले तो बाहर से आके अपने मकसद के लिए लड़ा के फैलाते हैं। तो मैंने पहली बार इतने शुद्ध रूप में मोहब्बत देखी। मोहब्बत देख, और जब मोहब्बत अलग हो रही है, घर तो जाना होता है। और मोहब्बत के रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि बच्चा आपका चाहे अमेरिका में हो सकता है हर 24 घंटे में बात करता हो, तो ऐसे भी रिश्ते होते हैं नफरत के कि एक ही घर में बंद हैं और सालों से मियाँ बीवी में बात नहीं हो रही है, या बच्चों में और माता पिता में बात नहीं हो रही। तो मोहब्बत बड़ी चीज़ है। आपने बुढ़ों बुजुर्गों और कुत्तों का जिक्र किया। नौजवान तो युवा तो ऊर्जा है, तूफान के रूप में आई थी और जश्न मनानी चल देगी। उसे तो भावनाओं का पता घर जाके चलेगा जब वो बैठ जाएगा। बुड्ढे तो बैठे हुए हैं। आज आपकी आवाज लड़ल रही है। आपका ऑब्जर्वेशन सही है। आंसू भी है, नम है आँख। नम है। इमोशंस कंट्रोल करने में पावर लगती है। अब मैं कोई मोदी जी तो हूँ नहीं कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूँ। वो तो मन से रो लेते हैं, मन से हंस लेते हैं, मन की बात कर लेते हैं। तो ये इमोशन जो खुशी का है या दुख का है? मैंने आपसे फिर कहा कि जीत की दिशा में एक बड़ा कदम, तो मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम जीतेंगे। अल्टीमेट लक्ष्य हमारा ये है कि जो नफरत की राजनीति, जो सांप्रदायिकता की राजनीति, जो आर्थिक नीतियों पे शोषण की राजनीति करने वाली ताकतें दिल्ली पे काबिज हो गई थी, राष्ट्र की राजनीति पे हावी हो गई थी, उनको हम रुखसत करके उनके ही कद में वापस ला देंगे। हिंदुस्तान में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। जो पिछले 1 साल से यहाँ पर जो वकील बैठा है और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर रहा है, उसकी कहानी क्या है यहाँ बैठने की? मेरी ज़िंदगी तो स्वामी विवेकानंद ने बर्बाद करी, क्योंकि गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर तुम्हारे संज्ञान में कोई बात आई, कॉग्निजेंस, हम क्रिमिनल कोर्ट्स में यूज़ इस्तेमाल रोज़ कर रहे हैं। कॉग्निजेंस क्या है? अगर कोई चीज़ ऐसी जो मेरी जानकारी में आए उस पर मुझे एक्शन लेना है। तो ज़िंदगी एक बार मिलती है। जब दिखाई दिया कि कैसे राम और राष्ट्र के नाम पे ठग कर पॉलिटिकली जो लोग अवेयर नहीं हैं उनको करके इन लोगों ने सत्ता पा ली है और ये क्या कर रहे हैं, तो जब मेरे संज्ञान में आ गई एक हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से, तो फिर पब्लिक में उतरना पड़ा। और जैसे मैंने 1 साल यहाँ आप कहते हैं इन्वेस्ट करा, ऐसे उससे 1 साल पहले मैं शाहीन बाग में था। शाहीन बाग की मेरी स्पीच में ही सबसे पहले मैंने आह्वान करा था, बाइकआउट जियो, जब तक सेठ के पेट पे लात नहीं पड़ेगी प्रधानमंत्री सुनेगा क्यों। तभी हमें लग रहा था कि अगले जाड़े भी हो सकता है कि हमें जो है सड़क पे रहना पड़े, क्योंकि देखो सीलोज बन चुके, रेलवे लाइन बिक चुकी, इन्वेस्टमेंट हो चुका, कंपनी बन चुकी, सब कुछ हो चुका। अब कानून तो फॉर्मेलिटी रह गया था। तो हमें तो दिख रहा था, वहाँ भी लोग हमसे पूछते थे। पर अब इस बात की खुशी है कि ये ताकतें अब ऐसे किसी भी कानून को लाएंगी तो देश खड़ा हो जाएगा। बैंकिंग, एक रास्ता खुल गया, एक विकल्प मिल गया। अभी तक इन्होंने अपने विरोध वाली आवाज़ों को बांट रखा था, भटका रखा था, राजनीतिक रूप से, सांप्रदायिक आधार पे, जातिगत आधार पे उनमें को बांट रखा था। लेकिन अब इन सबसे ऊपर उठ के एक आवाज़ निकल कर आई है जिसके चारों तरफ हम एक हो सकते हैं। वकील साहब, इस बात की तारीफ हो रही है कि किसानों ने, आपके संघर्ष ने डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को मजबूत किया है, उसमें भरोसा लोगों का जगह है। लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी आलोचना हो रही है कि जो डायलॉग होने थे एक दूसरे से, वो डायलॉग नहीं हो पाए। हालांकि मैं बहस करता हूं कि किसानों ने कोशिश की डायलॉग करने की, सरकार ने नहीं। देखिए, मैं आपको इस मामले में बिल्कुल क्लियर कर दूं कि डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं किया, डेमोक्रेसी को बचा लिया है। अभी तो भारत माता जो है आईसीयू से जनरल वार्ड में आ गई हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन जिस दिन स्वस्थ होंगी
उस दिन का दिन अलग होगा। तो अभी तो जो है बचा लिया। और जहाँ तक रह गई बात डायलॉग की, तो जब संसद में डायलॉग नहीं हो पाता, हम बड़ी बड़ी जिम्मेवारी की जगह पे बहुत ही छोटे छोटे किरदार बैठा दिए हैं। हेमा मालिनी कानूनों के बारे में, कृषि कानूनों के बारे में कैसे क्या जाने। और निर्लजता की पराकाष्ठा यह है कि वो किसानों को समझाने आती है कि सरकार के ये कानून आपके फायदे में हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहे। जब संवादहीनता वहाँ वो धृतराष्ट्र की सभा बन गई है। हमारी तरफ से भी बहुत सारी आवाज़ें थी। संयुक्त किसान मोर्चा 40 आवाज़ें थी, सबका अलग अलग कद था, अपना अपना संघर्ष था। तो उसमें एक कोई सामूहिक आवाज़ बनते बनते कभी इधर को हो जाती थी, कभी इधर को हो जाती थी, और आखिर में वो कुछ ऐसी सी हुई कि योगेंद्र यादव की आज आवाज़ सबसे ज़्यादा मजबूत निकली। क्योंकि जब वो माइक ऑन हुआ तो किस्मत से वो उस वक्त उनके हाथ में था, और उन्होंने कहा चाचा आप लोग चलो और हम MSP पे बात करके आते हैं, और उसके लिए एक और बड़े आंदोलन की, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी। हम उसके लिए पूरे राष्ट्र में तैयारी करेंगे, और हवाई जहाज़ों में घूम घूम के, 5 स्टार होटलों में घूम रह के हम हर जगह खर्चा कर करके आपके लिए एक नई क्रांति का आह्वान करेंगे। अब आप लोग घर जाइए, हम बात कर लेंगे। वेरी गुड। आपने उनका जिक्र किया तो मैं कह दूं कि योगेंद्र यादव ने एक वीडियो इंटरव्यू में कहा कि हमें पता था कि MSP पे कानून बनाना मतलब सरकार को सर के बल खड़ा होना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल है। उन्हें सब कुछ पता था, पहले से पता था, और उन्होंने कितनी आसानी से इस रास्ते को, मतलब ये है कि उन्होंने सरकार को और देश को दोनों को बचा लिया। ये निर्लजता की पराकाष्ठा है। हम कह रहे हैं कि वो जहाँ से ये विद्या सीख के आए हैं ना, उस स्कूल का नाम है अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे, और उन्होंने यहाँ के सीख के जो ये आजमाया है, तो उसमें हमने MSP वाला तो धकेल ही दिया, और बाकी वो अपना सीफोलॉजी का काम करें, जाके आंकड़े लगाएं। उन्हें जनता के दर्द से क्या सरोकार। अजीत अंजुम साहब वाला वो आप जो इंटरव्यू बता रहे हैं ना, उसमें उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, उनकी भाव भंगिमाएं देखिए। उन्हें किसानों के संघर्ष का, उनकी मौत का, उनके बलिदान का कोई अफसोस सा ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है उन्होंने कोई चीज़ अचीव कर ली, तो वो हो सकती है उनकी पर्सनल अचीवमेंट हो जिसपे वो गदगद होते हो। ये तो किसान भी बोल रहा है कि पूर्ण विजय नहीं थी, झुका प्रधानमंत्री, चप्पल छोड़ के तुम भाग लिए। अरे इस पूरे सेशन में तो बैठे रहते, कम से कम अपना ड्राफ्ट दे देते। जब तुम्हें मालूम था कि कमेटी कुछ नहीं कर सकती, तो फिर तुम कमेटी पर राजी क्यों हुए? तुमने आगे किसानों को बताई ये बात। तो ऐसे लोगों से बचना जो करोड़ों लोगों की मेहनत को, उनके जज्बे को, उनकी संघर्ष को ऐसे कर दें। फिल्म दीवार देखी थी? अमिताभ बच्चन का बाप भी एक कॉम्प्रोमाइज। बन ड्राइंग रूम में बहुत सारे काम होते हैं मेरे दोस्त। आज लास्ट दिन है, आपकी आंखें भी नम हुई, क्या कहना चाहोगे लोगों से? आप सब लोगों ने बहुत विकास कर लिया, बहुत तरक्की कर ली, अपने अपने लिए सब बहुत जी लिए, सबके अपने अपने सपने हैं। पर ईमानदारी की बात यह है कि हम अपने अपने के चक्कर में राष्ट्र की दिशा को भूल चुके हैं। राष्ट्र गलत दिशा में बहुत तीव्र गति से जा रहा है। बहुत बड़े संघर्ष के बाद, बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली थी, बहुत कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली थी। थोड़ा सा देश के लिए सोच लें। ये आपको रंगीन सपने दिखाते हैं और 5 किलो अनाज पे लाके टेक देते हैं। इनके विरोधाभासों को देखो तो कुछ एक बार सिर्फ नारों से काम नहीं चलता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र के लिए अपने सोच को बदलो, अपने लालच को, अपने हित को एक बार राष्ट्र हित के लिए त्याग कर देखो। अब की बार तो किसानों ने आपको भूख से बचा लिया। अब आप भी सचेत हो जाओ, आप भी भारत के नागरिक हो। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।